ऐसा बहुत बार क्यों होता है कि 100 मीटर रेस में एक एथलीट स्टार्टिंग में तो पीछे रहता है, लेकिन एंड तक वो आगे आ जाता है। बहुत बार एक 100 या 200 मीटर का स्प्रिंटर 400 मीटर में उस एथलीट को काट देता है जो कई सालों से 400 मीटर की तैयारी कर रहा है। क्यों लॉन्ग जंप में बहुत सारे एथलीट आराम से धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा के आते हैं, फिर भी अच्छी जंप कर लेते हैं, और आप अपने लॉन्ग जंप के रनअप में शुरू से एंड तक पूरी ताकत लगा देते हो, फिर भी आपकी जंप नहीं आ पाती है। क्यों सेम पोल एक एथलीट को 6 मीटर के ऊपर कूदा देता है और कोई एथलीट उससे 4.5 या 5 मीटर भी नहीं कूद पाता है? इन सब चीज़ों का सिंपल सा रीज़न है, और वो है टॉप स्पीड। टॉप स्पीड का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई एक एथलीट कितना तेज़ दौड़ सकता है, और बहुत बार एथलीट इसको एक्सेलरेशन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड दोनों अलग चीज़ होती है। इन दोनों का थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हम समझ लेंगे तो वीडियो आपके लिए आसान हो जाएगी। एक्सेलरेशन सेम हमारी बाइक या स्कूटी के एक्सेलरेटर के जैसे ही होता है। आपने गाड़ी में आगे स्पीडोमीटर देखा होगा। अगर किसी गाड़ी का स्पीडोमीटर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी रुकी हुई है, उसमें कोई स्पीड नहीं है। लेकिन अगर किसी गाड़ी का स्पीडोमीटर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है और इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है। लेकिन जो ये चीज़ है, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। हम एक गाड़ी को 0 से 60 की स्पीड पे 10 सेकंड में लेके जा सकते हैं, और चाहें तो 15 सेकंड में भी लेके जा सकते हैं। ये गाड़ी चलाने वाले के ऊपर है कि वो गाड़ी को कितना ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट कर रहा है, कितनी स्पीड में उसको बढ़ा रहा है। लेकिन जो कार या गाड़ी है वो किस स्पीड पे चलने के काबिल है, वो उसके इंजन पे डिपेंड करेगा। उसमें जो ड्राइवर है वो कुछ नहीं कर सकता। आई होप आपको एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने स्पोर्ट्स में भी सेम इसी तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी। आप सबसे ज़्यादा तेज़ कितना दौड़ सकते हो वो है आपकी टॉप स्पीड, लेकिन जो वो आपकी स्पीड की लिमिट है, वहाँ पे आप कितना जल्दी पहुँच पा रहे हो, वो होगा एक्सेलरेशन। और मैंने आपको अभी जो इवेंट्स बताए जैसे कि 100, 200, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, ट्रिपल जंप, इन सब इवेंट्स में एक्सेलरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टॉप स्पीड। और टॉप स्पीड को ही इम्प्रूव करना थोड़ा मुश्किल रहता है। एक्सेलरेशन इम्प्रूव करना थोड़ा आसान है, लेकिन टॉप स्पीड एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट इम्प्रूव करने की चीज़ है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी टॉप स्पीड इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमें टॉप स्पीड को इम्प्रूव करना है तो हमें उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ रेपिटेशंस लगानी होंगी, और जो ये रेपिटेशन आप लगाओगे ये आपकी नॉर्मल रेपिटेशन जैसे नहीं है कि 60 मीटर लगा लिया, 70 मीटर लगा लिया, क्योंकि आप लगाने में तो लगा सकते हो, उसमें भी एक टॉप स्पीड वाला पार्ट आएगा। लेकिन जो आप 60-70 मीटर की रेपिटेशन लगाते हो उसमें आप टॉप स्पीड को अकेले अलग से ट्रेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसमें आपका ध्यान एक्सेलरेशन पे भी होता है। बहुत बार जब भी हम रेपिटेशंस लगाते हैं, भले हम ऑल आउट लगाते हैं, तब हम एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड दोनों को साथ में ट्रेन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक चीज़ को अच्छे से ट्रेन करना है तो हमें सिर्फ उस एक चीज़ पे ही ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक 100 मीटर एथलीट हो तो आप हमेशा 100 मीटर की रेपिटेशन नहीं लगाते हो। आप बहुत बार 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की भी रेपिटेशन लगाते हो, और वो सिर्फ इसलिए लगाते हो ताकि आप अपने एक्सेलरेशन को इम्प्रूव कर पाओ, आपका जो स्टार्ट है, स्टार्ट वाले पार्ट को अच्छे से कर पाओ। तो जैसे अगर आप सिर्फ एक्सेलरेशन पे ध्यान देना चाहते हो तो आप टॉप स्पीड या लास्ट में स्पीड, एंड्योरेंस, सब पार्ट को हटा के सिर्फ उस एक चीज़ पे ध्यान देते हो। तो सेम वैसे ही अगर आप अपनी टॉप स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें एक्सेलरेशन और लास्ट के स्पीड, एंड्योरेंस वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। हमें सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देना होगा, और उसके लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट होता है फ्लाइंग वाला वर्कआउट। इसमें आप 2 कोन लगा लोगे 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर दूर, और आप पीछे से दौड़ के आते हो, और आपको कोशिश करना रहता है कि आप इन दोनों कोन्स को जितना हो सके उतने कम टाइम में कवर करो। और जो ये वर्कआउट है इसमें एथलीट बहुत कॉमन गलतियां करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। देखो, सबसे पहली गलती है कि एथलीट स्टार्टिंग में इतना एक्सेलरेट करते ही नहीं है कि उस कोन के स्टार्टिंग में वो अपनी टॉप स्पीड पे पहुंच जाए। अगर हमें इस कोन से इस कोन तक कम से कम टाइम में जाना है तो ये पूरा पार्ट हमारा 100% टॉप स्पीड पे होना चाहिए। बहुत बार लेकिन क्या होता है, एथलीट इस पॉइंट तक आते हैं, फिर यहाँ से वो एक्सेलरेट करना चालू करते हैं। वो अपनी टॉप स्पीड को इसके बीच में कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले वाला जो पार्ट है वहाँ पे वो अपनी 80%, 70%, 60% इस टाइप की स्पीड से दौड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका ये पूरा पार्ट उतना अच्छे से नहीं आ पाता है। तो अगर आप फ्लाइंग वाला वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें आपको कोशिश करना है कि जो पहला कोन है उससे आप 5 या 10 मीटर पहले ही अपनी टॉप स्पीड को पकड़ लो, और फिर उस स्पीड को इस पूरे पार्ट तक मेंटेन करने की कोशिश करना है। फ्लाइंग वाले वर्कआउट में हमें इस कोन को पार करने के बाद अपनी स्पीड को और बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें बस जो स्पीड आ गई है उसको मेंटेन करके रखना है। अब ये वाले कोन से 5 या 10 मीटर पहले आप अपनी टॉप स्पीड ले भी आए तो वो स्पीड लाने के लिए भी हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा,
और वो जो एक्सेलरेट हम कर रहे हैं वो किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी टॉप स्पीड कैसी है। एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेजुअल एक्सेलरेशन और एक होता है मैक्सिमल एक्सेलरेशन। दोनों टाइप के एक्सेलरेशन हम यूज़ करते हैं अपनी टॉप स्पीड पे जाने के लिए, लेकिन उसमें जो मैक्सिमल एक्सेलरेशन रहता है उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम जितना हो सके उतना जल्दी अपनी पूरी जान लगा के अपनी टॉप स्पीड पे पहुंच जाएं। वहीं पे जो ग्रेजुअल एक्सेलरेशन रहता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी टॉप स्पीड पे तो पहुंचेंगे लेकिन आराम से पहुंचेंगे, धीरे धीरे। हम जल्दी अपनी टॉप स्पीड पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और मज़े की बात यह है कि एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये चीज़ पता चली थी कि जो ग्रेजुअल एक्सेलरेशन रहता है उससे हम ज़्यादा अच्छी टॉप स्पीड को अचीव कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो लॉन्ग जंप एथलीट्स रहते हैं उसमें आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि वो शुरू से अपना मैक्स एफर्ट लगा के स्प्रिंट करके नहीं आते हैं, वो धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाते हैं, क्योंकि उस केस में उनकी टॉप स्पीड ज़्यादा आएगी और अगर ज़्यादा टॉप स्पीड है तो उनके जंप का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और टॉप स्पीड के लिए एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है वो है कि आपको स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करना है और आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स के बजाय वर्टिकल फोर्स का यूज़ करना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स में हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं और वर्टिकल फोर्स में हम ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने से हमारी बॉडी एक्सेलरेट करती है और वर्टिकल फोर्स लगाने की वजह से हमारी बॉडी स्पीड को मेंटेन करती है। अपनी टॉप स्पीड पे आने के बाद अगर आप ज़बरदस्ती एक्सेलरेट करने की कोशिश करोगे, अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो उस केस में आपके बैक किक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ज़बरदस्ती ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे हो। बल्कि आपको ग्राउंड को पीछे नहीं नीचे की तरफ पुश करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ ट्राई करने में थोड़ा बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन बायोमैकेनिक्स के हिसाब से ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स बिल्कुल ही हट जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा ध्यान हमारा वर्टिकल फोर्स पे होना चाहिए। थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल फोर्स तो उसमें रहेगा ही रहेगा। और एक और चीज़ ये है कि जो हमारी टॉप स्पीड है वो हमारे एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करेगी। अगर आपका एक्सेलरेशन अच्छा नहीं है तो आपकी टॉप स्पीड भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ बहुत बार होगी कि एक एथलीट का एक्सेलरेशन तो अच्छा है लेकिन टॉप स्पीड अच्छी नहीं है। अब आपको एक्सेलरेशन पे ध्यान देना चाहिए कि टॉप स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक बहुत ही जनरल रूल ऑफ थंब बताऊँ तो अगर आपका 100 मीटर का टाइम 12 के ऊपर आता है तो फिर आपको एक्सेलरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका टाइम 12 सेकंड से कम आता है और आपकी स्ट्रेंथ और पावर वीक है तो भी आपको एक्सेलरेशन पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आपकी स्ट्रेंथ और पावर अच्छी है तो फिर आपको टॉप स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये एकदम जनरल है, हर बार ये चीज़ें सही नहीं होंगी। और जो हमारी टॉप स्पीड है वो एक और चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है और वो होता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि टॉप स्पीड में क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो आपकी मसल्स को एक सिग्नल दे रहा है कि हमें ये चीज़ करनी है, ये मूवमेंट करना है और जितना हो सके उतना जल्दी करना है। और वो चीज़ तभी हो पाएगी जब आपके दिमाग से मसल्स में जो सिग्नल जा रहा है वो भी फास्ट होना चाहिए। अगर मसल्स में सिग्नल ही बहुत ज़्यादा स्लो जाएगा तो मसल्स तेज़ काम कैसे ही करेंगी। और जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन रहता है वो ओवर टाइम इम्प्रूव होता है। जैसे अगर एक खाली मैदान है जिसमें बहुत बड़ी घास उगी हुई है, पहली बार जब आप जाओगे तब आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर रोज वहां से 10-15 लोग जाने लग जाएंगे तो नेचुरली अपने आप वहां से एक रास्ता बन जाएगा और साइड की घास वैसे की वैसी रहेगी। सेम वैसे ही हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन काम करेगा। जो बिगिनर एथलीट्स रहते हैं उनका ये उतना सही नहीं रहता है, लेकिन जब आप ओवर टाइम ट्रेनिंग करते रहोगे वो जो मसल और माइंड का कनेक्शन है वो स्ट्रांग होते जाएगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे आपकी बॉडी में मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होगा, आपकी टॉप स्पीड भी बढ़ते जाएगी। अब जो फ्लाइंग वाला वर्कआउट है उसी की तरह हम लोग एक इन एंड आउट वाला वर्कआउट भी कर सकते हैं अपनी टॉप स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। और जो इन एंड आउट वाला वर्कआउट है वो कैसे करते हैं उसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसके लिए ये वीडियो को देख सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।